क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर बताने वाला हूं। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप। तो ये बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं ना बेटा। पेपर के फ्रंट पे आपको नहीं जाना है, बढ़िया से सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए मॉडल पेपर है लेकिन बहुत ही दमदार है, इस बात को ध्यान रखना है। 4 पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ABCD। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन अच्छे से इसकी शुरुआत करते हैं। तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व मानती है। मीरा जो है कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है लता मंगेशकर को। इसके बाद में अगला देखते हैं, पटकथा की मूल इकाई है तो ये दृश्य। संक्षेपण में जो गुण नहीं है, देखिए संक्षेपण में स्पष्टता भी रहती है, संक्षिप्तता भी रहती है, ठीक है, और विस्तार भी रहता है, लेकिन आपकी शुद्धता उसमें नहीं रहती है। अगला है, भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो हो जाएगा 5वें। कौन से पुत्र थे? 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। यहां पर मैं लिख देता हूं कौशिक। पूरा सॉल्यूशन मिलेगा 1 से लगाकर 23 तक के क्वेश्चन होगा। आप तो जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो मैं आपको पेपर जो बता रहा हूं ना, उनको आप कंप्लीट करिएगा। ये सेट ए है, इसके बाद में सेट बी है मिलेगा, सेट सी भी मिलेगा और डी भी मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ, यानी कि विथ सॉल्यूशन। धनराम जो है 3रे दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया था। तो यहां पर लिख देते हैं 3रे। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है। जन संचार का लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं तो आएगी आपकी जोड़ी। यहां से देखेंगे, वो भी अच्छे से समझ रहा हूं मैं तो, है ना, अच्छे से समझा रहा हूं एक एक चीजों को, ताकि आपको, ठीक है। देखिए यहां पर ये कुल की हानि, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये आपकी कुल की हानि। तो देखिए कुल की हानि का जाएगा परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल है हमारा गद्य संग्रह है। ठीक है, गरबा, गरबा कहां पर प्रसिद्ध है? ठीक है, गुजरात में, है ना। चलिए, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी, इसका एकदम राइट ऑप्शन रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो एक वाक्य में उत्तर है। ये क्या है अब अगला आपका? एक वाक्य में उत्तर। देखिए क्या है, जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताना है तो परमाल रासो। ठीक है, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? तो लॉर्ड कर्जन के भारत आने से जो भारतवासी थे ना, वो प्रसन्न नहीं थे, भारतवासी। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, इसके बाद में आपका है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? 5 लाख।
5 लाख है। ठीक है, बिंब का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मूर्तस्व रूप प्रदान करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मूर्तस्व, इसका जाएगा मूर्तस्व रूप प्रदान करना। ठीक है, मूर्तस्व प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद में अगला है, चलिए अब अगला जो है आपका है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण जो होते हैं ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। अपनी, करनी, पार उतरनी। जो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखो, अपनी करनी का मतलब होता है अपने परिश्रम से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। यानी कि क्या आप कह रहा है ये कि स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, इसके बाद में अगला है आपका धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। ठीक है भैया, यहां पर सत्य है या असत्य है? तो धनराम जो था ना थोड़ा मंदबुद्धि बालक था, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। आगे की बात करें तो कृष्णा सोबती ने देश भक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, असत्य है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान पुस्तक दी थी, असत्य है। ठीक है, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, असत्य है। रोला जो है एक मात्रिक चिन्ह, बिल्कुल। और अंतिम जो है आपका, ये भी आपका सत्य रहेगा। अब यहां से आगे के क्वेश्चन आप ध्यान से देखो और इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 से कि प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक-एक रचनाएं बताइए। तो यहां से अपन इनको अच्छे से समझेंगे। ये देखिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो प्रश्न 6 पढ़ते हैं, प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक-एक रचनाएं। देखिए, नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, तो ये सतरंगे पंखों वाली दूसरी रचना होगी, तीसरी है प्यासी पथराई आंखें। केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा। ठीक है, और फूल नहीं रंग बोलते हैं। हो गया इतना। चलिए अगला देखते हैं, भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन। अगला है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? देखिए, यहां पे दीवाना का अर्थ है पागल। ठीक है, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बहा आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है। इसलिए कबीर ने कहा है कि उन्हें स्वयं को दीवाना कहा है। चलिए अगला देखते हैं, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? ठीक है, मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य की भक्ति जो है अनन्य है। वहां पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, जबकि सांसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उलाहने देते हैं और उन पर तीखे प्रहार करते हैं। यहां तक कि उन्हें विषपान करने के लिए भी विवश कर दिया जाता है। इसलिए मीरा जगत को देखकर रोती है। बढ़िया से, शांति से और धीरे से आप तो बढ़िया से कवर करिए, मैं सारी चीज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं आपको देनी है। ठीक है, चलिए तो इसको समझते हैं आगे को। देशभक्ति, सबसे पहले ये देशभक्ति। इस युग के काव्य में देश की भक्ति के ऊपर से कविताएं लिखी गई। मानव प्रेम, द्विवेदी युगीन कविताओं में मानवता के प्रति प्रेम की भावना विशेष देखने को मिलती है। तो ये आप लिख सकते हैं। तीसरा जो है, देखिए 2 पूछता है, 2 नंबर में आता है, 3 नंबर तक आपसे कभी कभी पूछ लेता है ना। तो अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया है। प्राकृतिक चित्रण, द्विवेदी युग की कविताओं में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण देखने को, मनोहारी चित्रण मिलता है।
और वर्णन प्रधान कविता है, तो ये आपका लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगला है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है। देखिए, इसका इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की जो रचना है उनको संपन्न करना कठिन काम है। क्या कह रहा है कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य की रचना को संपन्न करना कठिन कार्य है। क्यों है? क्योंकि यदि आप कविता वाली चीज देखोगे ना, तो उसमें 4 पंक्ति में से एक पंक्ति भी सही हो जाए, है ना, तो कवि की प्रसन्नता लोग करने लगते हैं। लेकिन ऐसा जब लेखक लिखता है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये यही बात बोल रहा है कि क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिखी जाती है तो कवि प्रसन्नता का भागी हो जाता है। परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता है। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच विचार कर लिखना होता है। उसी स्थिति में ही गद्यकार की प्रशंसा के योग्य होता है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही कठिन कार्य है। निबंध को स्वरुचिपूर्ण, आकर्षक एवं व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। तो यहां से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, जितना हो सकता है मैंने समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप याद भी कर सको, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठिन प्रश्न भी नहीं। अगला है शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहां से आप इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद ही तो क्वेश्चन आंसर है, इनको एक एक बार पढ़ोगे ना, जिसमें याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और यहां से हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हो गया। चलिए, यहां पर पूछा है कि ले कितने प्रकार की होती है। तो ये देख लीजिए, ले, विलंबित ले, मध्य ले और दूत ले। दूत ले का मतलब सबसे जल्दी, तीव्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिएगा। इंटरनेट पत्रकारिता में दुनिया का को किस प्रकार, ठीक है, समेत लिया है। यहां से देखिए, ये और पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे 5 पॉइंट बच्चों ने लिख दिए, 2 से 3 पॉइंट आप कर लोगे, जिसमें काम हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न तो आपको पता ही है, 10th में भी आता है, 9th में आता है, 12th, सबको ये पता है ना। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। आप क्या पढ़ो, इसको तो भर बच्चे जानता है, महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर को तो, ठीक है। ये हो गया इतना। मुक्तक छंद, यहाँ एक विषम छंद है। छंद मात्राओं का, वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता। इसमें नाद तथा ताल के आधार पर पंक्ति के लेखा विधान कर गतिशील बनाने का अनुग्रह किया जाता है, यही मुक्तक छंद कहलाता है। तो इसको देखिए, ये उदाहरण बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें कि कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना, पढ़ो जिसमें, है ना, समझ में आ गया। ये मुक्तक छंद है। और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उसके सहयोग से रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अर्थ लक्षित कराने वाले शब्द शब्द शक्ति लक्षणा कहलाते हैं। यहां से देखिए प्रसाद गुण की परिभाषा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भास समानी, ये इसका उदाहरण रहेगा। ये मुहावरा है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो अशिक्षित होना, मोहन की जो पत्नी है उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आंखों का तारा होना, ठीक है, बहुत ही प्यारा होना। तो यहां पर देख लीजिएगा, एक अनंत नाम का लड़का, वो अपने माता पिता के आंखों का तारा, इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। राजभाषा की विशेषता लिखिए। देखिए, राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा है, यह शिक्षा के माध्यम में प्रयोग की जाती है, यहाँ रेडियो दूरदर्शन के प्रयोग में की जाती है। राजभाषा की राष्ट्रीयता की भावनाओं को बल मिलता है
हो गया इतना। इसके बाद में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय आपको देना है। तो यहाँ से देखिए कवि परिचय। वैसे हमारे एमपी बोर्ड में ये चीज फालतू चीज पूछते ही नहीं है ना, बहुत समझदार लोग हैं। आप उसे रचना से पूछेगा है ना, कहाँ से पूछना है, रचना से। तो आप भी क्यों पढ़ो अभी हाल फिलहाल। यहाँ से देखिए रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। लेते आओ स्क्रीनशॉट तुरंत। ये दुष्यंत कुमार का है ना, ये रचनाएं हो गई है। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, छोटे छोटे सवाल, और साये धूप, साये में धूप। भाव पक्ष, कला पक्ष, और ये हो गया आपका साहित्य में स्थान, है ना। चलिए यहां से देखिए बाल मुकुंद गुप्त, तो ये इसका जीवन परिचय यहां से देखिए। तो ये इनका साहित्य परिचय लिखना है ना। ये यहां से रचनाएं देखिए, अपनी रचनाएं। ये भाषा हो गई है, ये शैली, और ये साहित्य में स्थान। चलिए इसके अथवा वाला प्रश्न ये है आपका, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए समय निरंतर बीतता रहता। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत बातें आपको लिखनी है कि समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वहां जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर, कार्य करने पर फल भी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी हाथ में नहीं रहता। उसी तरह जो विद्यार्थी है, अब आपके जीवन विद्यार्थी जीवन में है, तो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, दैनिक कार्य पर करता है, ठीक है, पर समय पर तथा समय पर ही सोता है, वही आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त कर सकता है। ठीक है भाई साहब। ठीक है, जो व्यक्ति आलस में आकर समय को गवा देता है, फ्यूचर यानी कि भविष्य उसका अंधकार में हमेशा हो जाता है। संत कवि कबीरदास जी ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। यानी समय का एक एक पल जो है बहुत मूल्यवान है, और वहां बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का जो महत्व है उसको पहचानना चाहिए, और प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन भी करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, जो समय बीत गया उस पर अब, ठीक है, उस पर वर्तमान समय को बर्बाद ना करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी होती है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें देख लीजिए आप, प्रश्नों को मैं आपको बताना पड़ेगा पहले। यहां से देखिए आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये हो गया, ये ज्ञान राशि से संचित नाम का ही साहित्य है। तो ये आपका प्रश्न के अनुसार उत्तर है, ज्ञान राशि से संचित नाम का, ये बाकी और यहां पर बचा हुआ है। पहला प्रश्न है कि ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम क्या। अच्छा, ये जो पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इनको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में और अलग से कवर करूंगा, है ना। यहाँ पे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। ज्ञान राशि संचित नाम का जाएगा, देखिए साहित्य है। ठीक है, अगला दिया है उसने कि समाज का सर्वोत्तम फल है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं, तो ज्ञान राशि संचित कोष का नाम ही साहित्य हो गया है। ये सबका हित तो अगला फलाना ढिमका शीर्षक साहित्य हो गया है। सारांश पूछा तो ये सारांश कर देना आपको। ठीक है, हो गया इतना।